देखो, ये आज से क्लास आपकी चलेगी पाइथन प्रोग्रामिंग पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज करते हैं हम लोग एल्गोरिदम के, क्या फीचर होते हैं एल्गोरिदम के जिसकी वजह से एल्गोरिदम हमें यूज करनी है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम लोग पूरा एल्गोरिदम देखेंगे आज कि एल्गोरिदम क्यों है। ठीक है, देखते हैं। वो ऑपरेशन रह गए थे कल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मैं उसको कराऊंगा बाद में। अभी फिलहाल एल्गोरिदम देखते हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होती है? So the word algorithm means a set of finite rules or instruction to be followed in calculation or other problem solving operation. Means कि हम जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, फाइनाइट रूल्स और इंस्ट्रक्शन, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है हमारे पास में। ठीक, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और a procedure for solving a mathematical problem in a finite number of steps that frequently involves recursive operation, which means the if you have any type of problem you can solve by the use of algorithm. ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें कि हम लोग एल्गोरिदम की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिदम का एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि जैसे सपोज करो कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके स्टेप्स लिखते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो जब हम कोई सवाल को सॉल्व करते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो हम उन स्टेप्स को यूज करके एक मैथमेटिकल सवाल को यूज करते हैं। क्या बिना स्टेप्स को यूज किए हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। एक बुक के अंदर एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। क्या मैं उस सॉल्यूशन को देख के, उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, उन स्टेप्स को पढ़ के, क्या मैं उस प्रॉब्लम को समझ जाऊंगा? बिल्कुल समझ जाऊंगा। तो वही होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स के अंदर सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है कि आपकी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में मदद करती है। वो क्या होते हैं कि आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह लो या फिर सेट ऑफ रूल्स कह लो। ठीक है, वो आते हैं जिसकी मदद से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। एक प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे, जैसे सपोज करो कि आपको कोई रेसिपी देखी। ठीक है, तो रेसिपी में क्या होता है कि उसके स्टेप्स लिखे होते हैं कि पहले ये लो, फिर उसके बाद ये लो, फिर उसके बाद ये लो, फिर इतना ये क्वांटिटी में ये लेना है, फिर इतने क्वांटिटी में ये लेना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपके स्टेप्स लिखे होते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को देख के हम समझ पाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। जैसे हम रेसिपी का प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो स्टेप्स लिखे हुए हैं उसके, तो वही चीज है कि हम लोग प्रॉब्लम को, उसका जो सॉल्यूशन लिखा है प्रॉब्लम का, वो स्टेप्स में लिखा है जिसकी मदद से जो अदर यूजर है वो समझ पाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक दिया हुआ है कि इनपुट देते हैं हम लोग, फिर सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं उसके क्या है, उसके बाद उसका आउटपुट आता है। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, कोई रेसिपी है, जैसे सपोज करो आपको टी मेकिंग करनी है। ठीक है, चाय बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी कि आप पहले ये बर्तन लेंगे, फिर उसके बाद में उसको गैस पे चढ़ाएंगे और ये करेंगे, फलाना ढिमकाना, वो सब आप करोगे। ठीक है, लेकिन एल्गोरिदम क्या है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहां पे आपके स्टेप्स लिखे होते हैं एक्चुअल में। समझ में आ रही है एल्गोरिदम क्या होती है? आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपके स्टेप्स लिखे होंगे उस प्रॉब्लम के, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। सिंपल। ठीक, आप ये बताएं कि एल्गोरिदम क्या थी। अब तक जो आपने सुना, 2-3 मिनट आपने सुना, क्या सुना कि स्टेप बाय स्टेप जब हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं तो उसको एल्गोरिदम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या फिर कह लें कि जो स्टेप बाय स्टेप लिखी हो गई है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम एल्गोरिदम होती है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आया एल्गोरिदम समझ? एल्गोरिदम यस सर। आया ना? देखो, एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है।
बस इतना ही एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को वैसे है तो बहुत बड़ी, एल्गोरिदम के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिलहाल। यूज ऑफ एल्गोरिदम। Algorithm play a crucial role in various fields and have many applications. Some of key areas where algorithms are used. Which areas? Computer science, mathematics, operation research, artificial intelligence, और उसके बाद में डेटा साइंस। ठीक है, ये आपकी फील्ड है कुछ जिनमें आपकी एल्गोरिदम यूज होती है, जहाँ पे आप लोग उनको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज करो हम फर्स्ट कंप्यूटर को ले लेते हैं। मैं यहाँ से आपका हाइलाइटर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे लोग लेते हैं कंप्यूटर साइंस को। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम किसी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें वहाँ पे स्टेप बताने पड़ते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है तो हमें उसको स्टेप में बताना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर समझ पाएगा उसको, वरना वो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। और जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम को समझा नहीं पाएंगे कंप्यूटर को। जब कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा तो फिर देखेंगे क्या उसमें? ठीक है, वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम दे दे, उसको सॉल्यूशन भी दे दे, जब हमें स्टेप ही नहीं समझ में आएंगे उसके, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्गोरिदम फ्रॉम द बेसिस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ranging from simple sorting and searching to complex tasks such as artificial intelligence and machine learning। ठीक है, तो क्या है इसमें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर साइंस में वो आपको एल्गोरिदम के रूप में लिखनी पड़ेंगी और उनको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप में। उसके बाद में मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक, सच एज फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं किसी ने ग्राफ? Yes, sir. तो यस उसमें सर। क्या होता है? आपने स्पैनिंग ट्री पढ़ा हुआ उसके अंदर? आप लोगों ने ग्राफ के अंदर स्पैनिंग ट्री पढ़ा था, सर्कल पढ़ा था, या सर्किट पढ़ा था आप लोगों ने? जहाँ पे हम एजिस और जो आपकी वर्टेक्स होती है उससे ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। उससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो मैथमेटिकल सॉल्व कर मदद से, एल्गोरिदम की मदद से, और ऑप्टिमल फाइंड कर पा रहे हैं। देखो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप जैसे सपोज करो एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, सेम प्रॉब्लम मेरे पास में, तो आपने कुछ और सॉल्यूशन निकाला है उसका, मैंने कुछ और सॉल्यूशन निकाला है, और कोई तीसरा और बंदा है जिसने कुछ और सॉल्यूशन निकाला है। तो यहाँ पे ऑप्टिमल का मतलब सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके पास में। आपका अलग प्रोसीजर है, मेरा अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो एल्गोरिदम आप अपनी बना सकते हैं, मैं भी अपनी बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्गोरिदम आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करती है। बस ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एंड मेक डिसीजन इन फील्ड सच एज ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। सपोज करो मेरे पास में एक प्रॉब्लम है और उसकी मैं एल्गोरिदम बनाना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपको, जैसे सपोज करो आपकी कंपनी है पिज्जा डिलीवरी की, ठीक है, या फिर कोई फूड डिलीवरी की। तो आपका जो वो है डिलीवरी बॉय, तो उसको कोई ऐसी एल्गोरिदम बना के देनी है जिससे आपकी पेट्रोल कम खर्च हो और टाइम भी कम लगे उसको। ठीक, तो कैसे होंगे? हमारी एल्गोरिदम्स की मदद से करना पड़ेगा उसके ऊपर। हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कैसे आएगा जिससे उसको टाइम भी कम लगे और हमारी कॉस्ट कैसे कम आएगी कि वो टाइम ज्यादा लगाएगा और जो डिस्टेंस है उसको ज्यादा कंप्लीट करेगा, तो हो सकता है हमारी जो कॉस्ट है ना, लागत है, वो ज्यादा है हमारे पास में। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है, उसमें मेकिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ये देखना पड़ेगा कि वो कम से कम कॉस्ट के अंदर कम से कम वो ट्रेवल करके जो हमारा सामान है, कैसे डिलीवर करेगा। यही कंपनियां करती हैं कि कंपनियां ये एल्गोरिदम बनाती है कि
कम खर्चे के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो आप लोग इसके अंदर जो ऑपरेशन रच है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं और उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें ऑप्टिमाइज़ या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद में आती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है और बेसिकली जब एल्गोरिदम नहीं होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही चीज को इस्तेमाल करती है। बताना पड़ता है कि आपकी प्रोसीजर क्या है। सपोज करो मैं किसी मशीन को कुछ सिखाना चाहता हूँ तो उसको बताना पड़ेगा कि पहले ये करना पड़ेगा, को पहले कोई इमेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसको स्कैन करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर कराना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में स्टेप्स एक एल्गोरिदम बना रहा हूँ मैं उसकी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग उसमें, जो प्रॉब्लम है हमारी बेसिकली कि उसको स्टेप बता रहे हैं हम लोग, जैसे मशीन को कुछ बताना है, हमें एक फोटो को स्कैन करवाना है और उसकी रिकॉग्निशन करानी है, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है, फोटो रिकॉग्निशन कराना, तो हमें बताना पड़ेगा मशीन को कि कैसे फोटो रिकॉग्निशन होगी आपकी। जैसे मैंने बोला कि आपको पहले इनपुट लेना पड़ेगा, ये एक स्टेप हो गई। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, आपने स्कैन भी कर लिया, दूसरी स्टेप हो गई। तीसरा, आपके जो डेटाबेस में फोटोज और हैं उसको कंपेयर कराना पड़ेगा उनसे। जैसे हम फेस आईडी लॉक लगाते हैं या फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो कैसे होता होगा, पहले वो आपकी फिंगर को इनपुट कराता है, फिर उसको क्या कराता है, अपने डेटाबेस में सेव करा लेता है, लेकिन जब आप खोलते हो उसको तो वो कंपेयर करा के देखता है कि आपने जो फिंगर लगाई है वही सेम है या फिर कोई दूसरी है। तो आपने देखा होगा कि आप जो फिंगर लगाते हैं उसी से खुलता है, अदरवाइज किसी और से नहीं खुलता है। तो वो कोई ना कोई स्टेप जो प्रोसीजर है वो फॉलो करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, एआई के अंदर बहुत चल रहा है कि जैसे हम कमांड देते हैं वो समझ जाता है उस कमांड को और हमारी कमांड को फॉलो करता है वो, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो उसको, वो उसको समझ लेता है, उसको फॉलो करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब आप जानते ही होंगे। डिसीजन मेकिंग मतलब एक ऐसी डिसीजन करना जहाँ पे जो है ना आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है। डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर आपको पता है डेटा को एनालाइज करना करना एक्सट्रैक्ट करना इनसाइट्स को, ठीक है। सब डेटा है आपका, उसमें मार्केट की स्ट्रेटेजी लगाना, फाइनेंस को मैनेज करना, केयर को मैनेज करना, ठीक है, ये आपके एल्गोरिदम के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो आपको एल्गोरिदम के अंदर मिलेंगे। बेसिकली होता ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएं, चाहे कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम हो या मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन रिसर्च की कोई प्रॉब्लम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो या डेटा साइंस के अंदर हो, वो सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, एल्गोरिदम की मदद से, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तो ये लिखा है कि एल्गोरिदम कैन बी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। मतलब क्या है इसका, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको जैसे प्रॉब्लम दी गई है, मुझे भी सेम प्रॉब्लम दी गई है, तो आप उसका कुछ और सॉल्यूशन निकालोगे, मैं उसका कुछ और सॉल्यूशन निकालूंगा। तो उसमें क्या लिखा है, व्हाट यू वांट टू अचीव, क्या आप चाहते हैं। तो जैसे आपको प्रॉब्लम दी गई, मुझे भी सेम प्रॉब्लम दी गई, तो आपने कुछ और सॉल्यूशन निकाला, मैंने कुछ और सॉल्यूशन निकाला। तो यही तो है ना, जैसे हम ये देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा है। जैसे हम इजी चीजों को देखते हैं कि वो चीज इजी है हमारे लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो हम उसको ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स चीजों को। हार्ड जो टफ चीजें होती हैं उनको नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, जो इजी चीजें होती हैं उनको जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है। Can be understood by making the example of cooking a new recipe, ठीक है। उसके बाद cooking a new recipe, one read the instructions and step and execute them। क्या करना पड़ेगा, पहले जो स्टेप्स हैं आपके, इंस्ट्रक्शन है जो आपके एल्गोरिदम है उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको स्टेप्स में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक रेसिपी है, उसको आप पढ़ोगे कि सबसे पहले ये लेना है, फिर उसको पीसना है, ठीक है, उसको भगोने में चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो वहां पे स्टेप्स लिखे होंगे, आपको उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करोगे आप वन बाई वन, ठीक है, स्टेप्स के अंदर, तभी तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, तभी तो आप उसको बना पाओगे। तो वो आपकी एल्गोरिदम होती है एक्चुअल में। The result thus obtained is the new dish is cooked perfectly। तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टेप रेसिपी की छोड़ दोगे या उसको गलत तरीके से करने की कोशिश करोगे, तो क्या वो परफेक्टली कुक होगा या परफेक्टली बन पाएगा, क्या वो टेस्टी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर आपने उसमें साल्ट ज्यादा कर दिया या रेड चिली ज्यादा कर दी तो क्या वो अच्छा लगेगा, क्या में टेस्ट उसका अच्छा होगा, नहीं होगा।
तो यही है कि एल्गोरिदम आपको बनाने के लिए, ठीक है, उसको लिखे गए हैं, जो स्टेप्स लिखे गए हैं आपके, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और देखो उसमें क्या लिखा है, एवरी टाइम यू यूज योर फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और कैलकुलेटर, यू आर यूजिंग एल्गोरिदम्स। आप कंप्यूटर यूज करो, अपना फोन यूज करो, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करो, उस सब के लिए आपको एल्गोरिदम यूज करनी पड़ती है। हर जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना है उसके अंदर आपका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। जैसे हमने उसमें देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ स्टेप्स, जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, वो उसी पे चलता है, ठीक है। तो यही है एल्गोरिदम का मतलब एक्चुअल में। वो इसी तरीके से आपको, जैसे आपकी एल्गोरिदम होगी, जैसे आपने कहा होगा उसमें, उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। अब देखो ये क्या लिखा है, व्हाट इज द नीड फॉर एल्गोरिदम, क्या जरूरत है एल्गोरिदम के लिए। तो एल्गोरिदम आर नेसेसरी फॉर प्रॉब्लम, सॉरी, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफिशिएंट एंड इफेक्टिवली। जो हमारी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उनको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। उसके बाद में दे हेल्प टू ऑटोमेट प्रोसेसेस एंड मेक देम मोर रिलायबल, फास्टर एंड इजियर टू परफॉर्म। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी एल्गोरिदम होगी, आप उतने रिलायबल होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फास्ट तरीके से कर पाएंगे, इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एल्गोरिदम आर अनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट वुड बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू डू मैनुअली। ठीक। तो क्या है कि एल्गोरिदम जो है ना, कंप्यूटर के हिसाब से जो एल्गोरिदम लिखी गई है वो अलग है, और हमारे ह्यूमंस के हिसाब से जो एल्गोरिदम लिखी गई है वो अलग है। तो क्या होता है कि जैसे आपकी एल्गोरिदम लिखी है वैसा ही कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। चाहे आपका टास्क जो है ना वो डिफिकल्ट हो या फिर आपका टास्क इजी हो, जैसा भी हो, जैसे आपकी एल्गोरिदम है, जैसे आपने स्टेप्स लिखे हैं, वैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दे आर यूज इन वेरियस फील्ड सच एस मैथमेटिकल कंप्यूटर, या मैंने आपको बताया फाइनेंस के अंदर सब चीज के अंदर एल्गोरिदम यूज होती है। अच्छा, आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपके डेली लाइफ से कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। आपका कोई ना कोई जैसे आप सुबह उठते हैं, तो आपका कोई ना कोई मॉर्निंग रूटीन होगा, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। आप सोच के देखो अपने माइंड के अंदर कि आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, और नहाते हैं, तो वो आपका मॉर्निंग रूटीन है, तो उसी को एल्गोरिदम कहते हैं, जहाँ पे आप स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वही आपकी एल्गोरिदम होती है एक्चुअल में। और ठीक है, और उसके बाद में देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम वेल डिफाइंड इनपुट्स होते हैं, आपको इनपुट से जो देने हैं ना, वेल डिफाइंड देने हैं, उल्टे सीधे इनपुट नहीं देने हैं। उसके बाद में क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, इसका मतलब क्या है कि आज जो आपके स्टेप्स लिखे गए हैं, जो आपकी प्रोसेस है, उसको आप बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे। उसमें कोई अनएम्बिगुअस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोचा है उसमें, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक। उसके बाद में लैंग्वेज डिपेंडेंट, देखो लैंग्वेज डिपेंडेंट का मतलब क्या है। जब आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर होता ये है कि आप चाहे उसको सी लैंग्वेज पे लिखो, चाहे सी शार्प पे लिखो, चाहे जावा पे लिखो, चाहे पाइथन पे लिखो, और एल्गोरिथम एल्गोरिथम होती है, ठीक है। क्या होता है कि एक्चुअल में जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसको लैंग्वेज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में यूज हो सकती है, चाहे आप सी शार्प में करो, सी में करो, सी प्लस प्लस में करो, जावा में करो, चाहे पाइथन में करो, किसी में भी करो, आपकी जो एल्गोरिथम है वो सेम रहेगी हर लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद में फीजिबल का मतलब क्या है, फीजिबल का मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिथम लिखा गया है उसका फ्यूचर में स्कोप क्या है, वो कब तक वर्क करेगी फ्यूचर में, कहीं ऐसा ना हो कि अगली स्टेप पे जाके फेल हो जाए वो, ठीक है। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पे काम नहीं करी आपकी एल्गोरिथम, तो वो फेल है। तो वहाँ पे फीजिबल का मतलब ये है कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो क्या होनी चाहिए, फीजिबल होनी चाहिए। फीजिबल का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी एल्गोरिथम आगे जाके फेल ना हो, ऐसी ना हो कि आगे जाके फेल हो जाए, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। उसके बाद में फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि लिमिटेड नंबर होने चाहिए उसमें, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम दी गई छोटी सी, आप उसमें स्टेप्स लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, करने की 5 स्टेप्स में सॉल्व आपने लिख दिए 15 स्टेप्स, तो ये नहीं करना होता आपको। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, उसके अंदर लिमिट होनी चाहिए कि 5 में बोला है 5 लाइन्स के अंदर सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो 5 लाइन के अंदर सॉल्व करो। 10 के अंदर बोला है तो 10 के अंदर सॉल्व करो। उसके बाद में वेल डिफाइंड आउटपुट्स, इसका मतलब क्या है कि जब
एल्गोरिदम बना रहे हैं, उस जो भी आप यूज करोगे, जैसे वेल डिफाइंड इनपुट दोगे, क्लियर एंड एम्बिगुअस दोगे, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बनाओगे, फीजिबल बनाओगे, फाइनाइटनेस बनाओगे, तो उसी के आपका क्या होगा, जो एल्गोरिदम है वो वर्क करेगा, जो जैसे आपने इनपुट दिया है वैसे ही आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट भी सही आना चाहिए। ये क्लियर एंड अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? The algorithm should be unambiguous. Each of its steps should be clear in all aspects and must lead to only one meaning. Well defined input. बोलो। बोलना चाह रहे हैं कुछ? बोलना चाह रहे हैं कुछ? ओके। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट ये सारे वेल डिफाइन होनी चाहिए। देखो एल्गोरिदम के अंदर एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो प्रॉपर्टीज में इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। ठीक है, मतलब क्या है इसका? फाइनाइट टाइम का मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद जैसे सपोज करो कोई रेसिपी है, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, पूरी रेसिपी को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। रेसिपी बना रहे हैं, जैसे आपकी रेसिपी होती है ना, टी मेकिंग के लिए 5 मिनट चाहिए, ठीक है, और फूड मेकिंग के लिए 10 मिनट्स होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी कोई ना कोई फाइनाइट टाइम होता है कि जैसे आपको मैगी बनानी है, उसमें 2 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रेसिपी बनाए तो उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपको एक फाइनाइट टाइम में यूज करना है। मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा टाइम चूज करना पड़ेगा आपके एल्गोरिथम के लिए कि ये टाइम के अंदर पूरी हो जाएगी, फाइनाइट टाइम, एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक है, इट शुड बी एटलीस्ट वन आउटपुट। आपकी ये जो एल्गोरिथम है कुछ ना कुछ आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट तो चाहिए उसको, वरना कोई अगर आपकी एल्गोरिथम कोई भी आउटपुट नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एल्गोरिथम सही नहीं है। उसके बाद में शुड टेक 0 और मोर इनपुट। ठीक है, हो सकता है आपके एल्गोरिथम कुछ इनपुट ना ले या फिर इनपुट ज्यादा ले। ठीक, उसके बाद में इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मींस गिविंग द सेम आउटपुट और द सेम इनपुट केस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने सम करना है, तो सम करने के लिए हम दो इंटीजर वैल्यू देंगे, तो दो इंटीजर वैल्यू जब हम सम करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक गिविंग द सेम आउटपुट। स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरी स्टेप शुड डन। ठीक है, कोई ना कोई स्टेप काम करना चाहिए, या ऐसा ना हो कि आप कोई स्टेप ऐसा लिख दें जो काम ही नहीं कर रहा कुछ भी। ठीक है, तो एल्गोरिदम के टाइप क्या होते हैं? ये बेसिकली जो टाइप्स लिखे गए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होते हैं, लेकिन हमने लिखे क्यों हैं? क्योंकि आपको बताना है कि कौन सी एल्गोरिदम जो है ना किस टाइप का वर्क करती है। जैसे ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है कि एक सिंपल अप्रोच होती है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिकर्सिव प्रॉब्लम होती है। रिकर्सिव प्रॉब्लम इज अ बेस्ड ऑन रिकर्सन। ठीक है, इन द केस अ प्रॉब्लम ब्रोकन इनटू द सेवरल सब पार्ट्स एंड कॉल्ड द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। क्या करती है कि आपको कोई एल्गोरिदम बनानी है जहाँ पे आपको बहुत सारी जो सॉरी आपको अपनी प्रॉब्लम को पहले सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर जो भी आपको काम बार बार करना है उसको सॉल्व करती है। रिकर्सिव का मतलब होता है जो आपका प्रॉब्लम है, कोई फंक्शन है, उसको बार बार कॉल कराना है ना, तो उसके लिए हमें रिकर्सिव एल्गोरिदम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है वैसे इन सबको, लेकिन क्या ही करें। देखो मैं बताता हूँ ये जो मेन चीज, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, ठीक है, तो वो कहाँ से सर्च होके आता हुआ, कैसे भी ना कैसे सर्च होके आता हुआ, कोई ना कोई उसकी एल्गोरिदम लिखी होगी। तो
उस एल्गोरिदम को फॉलो करके आपके सर्च जो रिजल्ट्स आते हैं वो किसी एल्गोरिदम को फॉलो करके आते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे सर्च करने के बाद में जो भी एल्गोरिदम उसके अंदर लगी होगी तो वो सर्च करके आपको देगी। अच्छा ये बता सकता है कोई कि हम गूगल को ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो बहुत अच्छी है, हमें जो आउटपुट लाके देती है, रिजल्ट लाके देती है, वो हमारे इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और जो हम चाहते हैं एग्जैक्ट वही होता है सेम। तो इसीलिए हम गूगल को ज्यादा यूज करते हैं। और भी ब्राउजर हैं और भी सर्च इंजन हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल इसीलिए क्योंकि उसकी जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग गूगल का यूज ज्यादा करते हैं। इसके बाद में सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब सिंपल ये है कि सॉर्टिंग जैसे सपोज करो आप पर दिए गए हैं, या फिर आप ये समझ लें कि आपका बहुत बड़ा डेटा है, डेटा सेट है, जहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड करना है कि जो सपोज करो हमें ना ये फाइंड करना है कि कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं, कितने 18 साल से नीचे हैं, या फिर किसकी एज कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। जैसे सपोज करो 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों में से ये हमें सॉर्ट करना है कि किन लोगों की एज जो है ना 18 साल है, तो वहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी हमें। हमें सॉर्ट करना पड़ेगा कि इसकी एज 18, इसकी एज 18, इसकी एज 18। जैसे आपने एक्सेल के अंदर देखा हुआ, एक फिल्टर लगाते हैं हम लोग और उसके बाद में जितने भी 18 के होते हैं वो सब एक बार में आ जाते हैं। तो वहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज हो रही होती है। हैजिंग एल्गोरिदम है एक, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है एक। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगा, फिर जो आपकी सब प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेगा, फिर जाके कंबाइन कर देगा। ठीक है, डिवाइड सॉल्व कंबाइन, ये इसका पर्पज वो होता है, मेथड। उसके बाद में ग्रीडी एल्गोरिदम आती है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम आती है, रेंडमाइज एल्गोरिदम आती है। ये बहुत सारी टाइप्स हैं इसके एल्गोरिदम्स के। ठीक है, देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं। इज इजी टू अंडरस्टैंड, जब हम स्टेप्स को देखते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम एल्गोरिदम को बनाते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। जैसे हमने बोला कि स्टेप रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम की। ठीक है, क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है प्रॉब्लम की, उसी को सॉल्व करते हैं, उसका एक रिसोल्यूशन होता है जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, ये रहा step wise representation of a solution to a given problem। उसके बाद algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps, and it is easier for the to convert into a actual program। जब तक आपके पास में कोई एल्गोरिदम नहीं होगी आप कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। बिना स्टेप के तो वैसे भी नहीं कर सकते। अगर अच्छा ये बताएं कि आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, क्या आप बिना स्टेप के उसको सॉल्व कर पाते हैं? या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक प्लानिंग करनी है, तो उस प्लानिंग के अंदर क्या लिखोगे? आप स्टेप ही तो लिखोगे कि मेरे स्टेप्स हैं, मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। तो आप जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें स्टेप्स ही तो होते हैं आपके एक्चुअल में। तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो एल्गोरिदम होती है एक्चुअल में। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या हैं एक एल्गोरिदम के। राइटिंग एन एल्गोरिदम टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। देखो एक एल्गोरिदम लिखने के लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है, एक एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखने के लिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। लेकिन एल्गोरिदम जब हम लिख लेते हैं एक बार तो बार बार हमें यूज करने को मिल जाती है, और उसी की मदद से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है कि एक बार एल्गोरिदम बना ली तो वही एल्गोरिदम को यूज करता रहता है कंप्यूटर, और उसी के बेस पे चलता है। ले जो यहाँ पे है ये यूजर के लिए है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए नहीं। कंप्यूटर के लिए कि आपको एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी। जब आप कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाओगे तो तब हम आपको बताएंगे कि एक एल्गोरिदम कहाँ से कैसे यूज हो रही है। उसके अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिदम कैन बी वेरी डिफिकल्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो एल्गोरिथम के द्वारा समझी जा रही है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसा हो कि किसी ने एल्गोरिथम लिखी है और बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा एडवांटेजेस है इसका। एंड लूपिंग स्टेटमेंट डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग के अंदर
कि जब ब्रांचिंग या फिर लूपिंग आती है तो एल्गोरिदम के अंदर उसको शो कर पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे सपोज करो एक एल्गोरिदम बनानी है, हमें 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक नंबर को प्रिंट कराना है हमें, और उसके लिए एक एल्गोरिदम लिखनी है। तो इसमें जो स्टेप्स लिखे जाएंगे उस वो कितने लिखे जाएंगे, 100 स्टेप्स लिखे जाएंगे। और 100 स्टेप लिखने के लिए कंप्यूटर को बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करना पड़ेगा, मेमोरी खर्च होगी, उसकी टाइम भी बहुत लगेगा हमको लिखने में। तो इसलिए क्या हो गया कि एल्गोरिदम जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी एक लूपिंग और ब्रांचिंग के केस में। ठीक है, जब हम लूपिंग और ब्रांचिंग के स्टेटमेंट देखेंगे जब आगे आएगा, तो हमें एक्चुअल में बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्या हो रहा था, क्यों ये डिसएडवांटेजेस था इसका ब्रांचिंग एंड लूपिंग के अंदर। उसके बाद में हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, कैसे बनती होगी एक एल्गोरिथम। टू राइट एन एल्गोरिथम द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड एज पर प्री रिक्विसाइट। जैसे आपकी नीड है उसके हिसाब से आपको एल्गोरिथम बनानी होती है। A problem that is to be solved by the algorithm. Example, clear problem definition. आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है पहले तो, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। वरना आपको जब प्रॉब्लम ही समझ में आ रही है तो आप कैसे एल्गोरिथम डेवलप करोगे। जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि कंडीशन क्या है इसके अंदर। ठीक है, आप कंडीशन को अप्लाई करोगे एक एल्गोरिदम के ऊपर कि जैसे सपोज करो कोई रेसिपी है, उसने ये बोला है कि पहले इतनी देर कुक करना है उसके बाद ये डालना है, तो उसमें कंडीशन है। तो वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए तभी आप एल्गोरिदम बना पाओगे। इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इनपुट होना चाहिए अंदर, कोई आउटपुट एक्सपेक्टेड होना चाहिए, आना ही आना चाहिए। उसके बाद में सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जो आपने एल्गोरिदम बनाई है उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कंसीडर द एग्जाम्पल टू ऐड 3 नंबर्स एंड प्रिंट द सम। करना क्या आपको कि 3 नंबर को सम करना है, अब इसकी एल्गोरिदम लिखनी है आपको, स्टेप्स लिखनी है आपकी, तो आप कैसे राइट करोगे उनको, बताओ। अगर आपको 3 नंबर को सम करना है तो आपकी क्या स्टेप्स हो सकते हैं 3 नंबर को सम करने के लिए। और उनको इनपुट लेना, फिर सम वाला स्टेप लगाना, फिर प्रिंट करना, फिर एंड करना। ठीक है, और कोई। और कोई बताओ, बताओ बताओ जल्दी। नहीं पता किसी को। नहीं पता किसी को कि 2 नंबर को सम कैसे करेंगे हम लोग। नो सर। 3 नंबर सम करना नहीं आता लोगों को। हमको 3 नंबर को सम करना है तो आपको सम करना नहीं आता, उसकी स्टेप नहीं लिख सकते आप लोग। यही तो एल्गोरिदम होती है जहाँ पे स्टेप्स लिखे जाते हैं। जैसे आप हमने बोला है कि 3 नंबर को ऐड करना है तो आपको उसकी एल्गोरिदम लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे उसकी एल्गोरिदम। सिंपल तो है उसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट या फिर ये कह ले कि सबसे पहले हमें नंबर लेने पड़ेंगे, इंटीजर लेने पड़ेंगे। और ऐड 3 नंबर ऐड एंड गेट रिजल्ट, हाँ ये भी हो सकता है। ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 नंबर लेते हैं जिनको हमें इंटीजर में लेना है। उसके बाद में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, जैसे यहाँ पे ऐड करना है उनको, सम करना है इनका, तो ऐड या फिर सम का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में रिजल्ट देखेंगे हम लोग कि रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, यही तो करना है हमें। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। नहीं, पेन। ठीक है, जैसे सपोज करो 3 नंबर को सम करना है। ये देखो
जैसे मैंने बोला नंबर ले लो पहले तो ठीक ठीक काम करने के लिए आप वन बस यही तो करना है। अच्छा आपके यहाँ पे आप 3 नंबर ले लिए मैंने सम कराना तो सम करा दिया उसके बाद यही तो करना है सिंपल तो है ये एल्गोरिथम इसी को कहते हैं जहाँ पे स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं हमें ठीक है आ गया समझ में यही है आपके एल्गोरिथम एक्चुअल में यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं आपके और इस स्टेप्स को देख के आप समझ पाते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हमने 3 नंबर लिए पहले उसके यस बाद में सर। उसके परफॉर्म कराया यानी सम कराया उनका उसके बाद में हमारे पास समझ आया तीसरा यही तो स्टेप्स हैं आपके और इससे आप समझ पा रहे हैं के लिए फॉर्म का रिजल्ट आ गया हमारा एक प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें उसके स्टेप्स में ही तो समझना पड़ता है कि आप डायरेक्टली पूरी प्रॉब्लम को एक ही बार में समझ जाते हो तो उसकी कुछ स्टेप्स होते होंगे तभी तो हम समझ पाते हैं उसको यस सर। ठीक है तो ये आपकी एल्गोरिथम होती है एक्चुअली में अब देखो क्या है ये रिक्वेस्ट ये क्या लिखा है देखो हमने क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा तो हमें 3 नंबर को कम कराने के लिए क्या लिखा है प्री रिक्वेस्ट मस्ट बी फुलफिल्ड हमारी प्री रिक्वेस्ट है वो fulfilled क्या होगा that is be solved by the algorithm the number print here ठीक है क्या होगा कि आपको पढ़ेंगे और रिवर्स सम प्रिंट कराना है ये मेरे पास में प्रॉब्लम हो गई कि आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कंस्टेंट के बारे में पता हो हमें कंस्टेंट क्या होंगे तो कंस्टेंट क्या the number must obtain only 3 digit and only no other character मतलब क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है 3 नंबर को सम करने वाली उसमें जरूरी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें 3 ही नंबर हों ठीक है और कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए नंबर ही होने चाहिए तो उसके बाद में बोला है टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर टू बी एडेड ठीक है एडेड का मतलब क्या है कि आपके 3 नंबर को ऐड करना है तो उनमें एक्शन फॉर्म कराया जाए आउटपुट में क्या कह रहा है कि द नंबर्स टेकन द इनपुट एग्जांपल टीचर वैल्यू मैंने जैसे बताया नंबर 4 इक्वल्स टू 5 इस तरीके से हमने लिया था ना तो इस तरीके से आपको 3 नंबर इंटीजर वैल्यू के उस पे उसके बाद सॉल्यूशन टू this problem in given constraint. Solution consists of adding 3 numbers. Can be done with the help of plus operator, pick or bitwise or many other methods. करना पड़ेगा ऐड करना है तो उसके बीच में एक ऐड पड़ेगा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा तभी तो कर पाएंगे कि आपका जो बीच में प्लस ऑपरेटर तो है जैसे इसने बोला है इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्लस ऑपरेटर ठीक है विद द प्लस ऑपरेटर उसके बाद आगे ये प्रॉब्लम समझ में कैसे सॉल्व हो रही है पहले हमको 3 नंबर लेने पड़ेंगे उसके कंस्ट्रेंट क्या है वो देखने पड़ेंगे हमें 3 नंबर को ऐड करने के लिए क्या इनपुट देना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा फिर 3 नंबर है आपके जो सिंगल कैरेक्टर वो सॉरी सिंगल वैल्यू में इनपुट होंगे ठीक है उसके बाद में प्लस ऑपरेटर की मदद से उनको ऐड किया जाएगा या तो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हमारी जो प्री रिक्विजिट है जो हमें गिवन है वो हमें फुलफिल करना पड़ेगा पहले उसके बाद में डिजाइनिंग एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करेंगे कैसे लिखेंगे टू ऐड 3 numbers and print their sum मैंने स्टार्ट किया
इंटीजर एंड वेरिएबल्स num1 num2 num3 मैंने डिक्लेयर कर दिए। three numbers to be added as input in variable num1 num2 num3। क्या करना है, तीन इनपुट ले लेने हैं num1 num2 num3। ठीक, डिक्लेयर एंड ठीक है, बात करना डिक्लेयर एंड वेरिएबल store the resultant sum of three numbers। एक वेरिएबल डिफाइन करना जहाँ पे हमें एक वेरिएबल पर जहाँ रिजल्टेंट वैल्यू है वो सेव होगी। गुड इवनिंग शुभम जैन। ठीक है, तो उसके बाद में नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम। ठीक है, हमने के वेरिएबल के अंदर अपनी जो वैल्यू है रिजल्टेंट वैल्यू उसको सेव करवा लिया। अब उसको एल्गोरिथम हो चुकी है खत्म। ये आपके स्टेप्स हैं जो हमें तीन नंबर को सम कराना है। अब आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से क्या हो रहा है, आ रहा है कुछ? देखो ये एल्गोरिथम मैं दिखाता हूँ, ये देखो पूरा देखो इसको और इसको एक बार देखो इसमें क्या क्या लिखा है। पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद में क्या किया हमने, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल num1 वेरिएबल num2 वेरिएबल num3। तीन वेरिएबल हो गए हमारे पास में। उसके बाद में उसको ऐड करने के लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर को हमें इनपुट लेना पड़ेगा, जैसे हम कैलकुलेटर के अंदर देखते हैं, कैलकुलेटर के अंदर हमें इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम सम कराना चाहते हैं तो सम के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू को सम करने के लिए हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो ऐसी जो तीसरा स्टेप है वहां पे हम इनपुट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, जो हमारे नंबर्स हैं उनका। और किसको दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम में बता रहे हैं हम लोग कि हमारे ये इनपुट होंगे num1 num2 num3। उसके बाद में चौथा स्टेप क्या है आपका, चौथा स्टेप ये कह रहा है कि आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा सम नाम का, जहां पे हमारी रिजल्टेंट वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तीनों जो वेरिएबल का सम आएगा उनके रिजल्टेंट को, उसके आंसर को, उसके रिजल्ट को सेव कराना पड़ेगा किसके अंदर, वेरिएबल सम नाम के अंदर। उसके बाद में पांचवें स्टेप में ये कह रहा है कि द नंबर थ्री नंबर्स स्टोर द रिजल्टेंट वैल्यू सम। उसके अंदर हमें सेव कराना पड़ेगा रिजल्टेंट वैल्यू वेरिएबल सम के अंदर। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा हमारा उसमें सेव कराना पड़ेगा हमें। उसके बाद में ये कह रहा है कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम, जो आपका जिस जहाँ पे आपने रिजल्टेंट वैल्यू सेव कराई थी वेरिएबल सम नाम के अंदर, उसका हमें सम को प्रिंट कराना पड़ेगा, तभी तो हमारी वैल्यू शो होगी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो हम कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज करते हैं वो स्टेप्स लिखे हुए हैं आपके यहाँ से। ये पूरे स्टेप्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे स्टेप्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। जब आप यस सर। प्रोग्राम बनाओगे तो आपको पहले एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी। आपका प्रॉब्लम का एक स्टेप लिखना पड़ेगा, स्टेप्स में लिखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तभी तो हम कंप्यूटर को समझा पाएंगे कि हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ कि अगर हमें ये कंप्यूटर को नहीं पता पाई कि एल्गोरिथम क्या होती है तो कंप्यूटर कैसे हमारी बात को मानेगा, क्योंकि कंप्यूटर वर्क करता है एल्गोरिथम पे और एल्गोरिथम हमें आती नहीं है। तो हम क्या कंप्यूटर से फिर बता पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हमें ये वाला काम करना, हमारे ये वाला काम करके। तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं आपने। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो होती है आपकी एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी रिक्वेस्ट है एल्गोरिथम की, डिजाइनिंग है एल्गोरिथम की, जो भी एल्गोरिथम के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका एल्गोरिथम एक्चुअल में। देखो जैसे हमने एक प्रोग्राम बना के दिखाया आप लोगों को, इसके अंदर पाइथन के अंदर, तो पाइथन है तो पाइथन के अंदर जैसे हमने बोला था कि आपको तीन वेरिएबल लेने, यहाँ पे ले रहे हैं num1 num2 num3। ठीक है, ये देखो इनको डाले ना, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर, उसके बाद में उसके बीच में एक्चुअली पा रहे हैं। जो आपका चौथा वाला था ना कि एक रिजल्टेंट वैल्यू, वो देखो यहाँ पे है, जहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू को सम होकर इसके अंदर सेव हो जाएंगे सम नाम के अंदर। और फिर सम को हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे करके हमने सम को क्या करा लिया, प्रिंट, जिसके अंदर हमारी वैल्यू प्रिंट होंगी। उसके जो हमने वेरिएबल
ऐड किए हैं, तीनों वैल्यू ऐड किए हैं जो हमारे सम नाम के अंदर सेव है, उसको हमने प्रिंट करा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू को एंटर किया 2, सेकंड वैल्यू एंटर करी 3, थर्ड वैल्यू एंटर करी 1। अब इनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सम हो गया। ये देखो, ये कंप्यूटर के स्टेप्स हैं जो हमने कंप्यूटर को बताने थे, बता दिए, और कंप्यूटर ने हमारा काम कर दिया। यही स्टेप्स है ना जो हमने देखे थे। अब इसको भूल जाओ, पहले ऊपर वाली जो लाइन लिखी है ना, इसको भूल जाओ पहले। तो बस यहाँ से देखो, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल टू टेक द इनपुट्स ऑफ द 3 नंबर्स। num1 वेरिएबल लिया एक, num2 वेरिएबल लिया एक, num3 वेरिएबल लिया। उसके बाद में क्या किया, उनकी जो वैल्यू 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि हमारे पास में कोई अभी वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि वैल्यू हम यूजर से लेने वाले हैं। जैसे नंबर, उसकी वैल्यू लो, num2 वैल्यू लो, num3 उसकी। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू लेनी तीनों की, और उनको क्या करते हैं, अब जो रिजल्ट आएगा तीनों का सम करके, उसको सिर्फ इसके अंदर करा लिया, सम नाम के अंदर। अब क्या है, अब इसमें लिखा है कि जो हमारा सम है उसको क्योंकि जो सम आ रहा है आपका, वो आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, और हमने उसको प्रिंट करा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आउटपुट के अंदर, पहली वैल्यू को एंटर करो, दूसरी वैल्यू को एंटर करो, तीसरी वैल्यू को एंटर करो, हमने करा ली, और जो आपकी वैल्यू सम हो के आई है वो हो गई। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल में जो है, आपने जो प्रोग्राम बनाया अभी उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि किस तरीके से एल्गोरिथम काम कर रही है और किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। नहीं समझ में आया तो आप अपनी क्वेरीज को पूछें, और क्या गड़बड़ है इसमें वो बताएं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं, और कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या क्या चल रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं। है कोई जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो किसी भी लाइन पे, कहीं भी किसी भी टॉपिक में एल्गोरिथम के अंदर, बताओ। है कोई क्वेरी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? सर ये स्टेप हमें लिखने पड़ेंगे पहले। हाँ, एल्गोरिथम का मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो स्टेप बाय स्टेप। बिना आप एल्गोरिथम की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें स्टेप्स पढ़ने को मिलते हैं आपको, तो उन स्टेप्स की मदद से आप समझ पाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, तो यही है आपका एल्गोरिथम एक्चुअल में। वैसे एल्गोरिथम बहुत बड़ा है, अगर मैं एल्गोरिथम पूरा पढ़ाने बैठूं तो एल्गोरिथम मास्टरी करने के लिए या फिर एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें। क्योंकि एक एल्गोरिथम को लिखना, फिर उसको चेक करना, उसका एनालाइज करना। मैटलैब नहीं है नंदनी इसमें, मैटलैब एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमने इसमें नहीं दी है। एक्चुअली मैटलैब जो है ना आपकी पेड है, और अगर आपको पेड यूज करना है तो मैटलैब चलाता हूँ, लेकिन अगर मैं मैटलैब सिखाने बैठा तो ये लोग जो बाकी के हैं ये मैटलैब यूज नहीं कर पाएंगे। मैटलैब को आपको पेड देना पड़ेगा, पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो पाइथन वगैरह है ये फ्री होती है आपकी। और मैटलैब जो है ना वो केवल स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए यूज होती है। मैटलैब आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए यूज होती है वो। मैटलैब है, मुझे पता है, मैटलैब मैंने यूज की है और अभी भी करता हूँ मैं तो, मुझे जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन हम पाइथन इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि मैटलैब के बहुत सारे फीचर इसके अंदर पाइथन के अंदर आते हैं। पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पेड नहीं करना इसके लिए। ये आपकी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप क्या था, प्रोसीजर था, जहाँ पे हम अपने कोड को कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इम्प्लीमेंट। जो आपने ये देखा ना, ये इसी का एक वो है,
कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी एल्गोरिथम को लिखो कोड के फॉर्म में। हमने यहाँ पे लिखा ना, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स from 3 to be added, declare a variable sum to store the sum of the 3 variables। ठीक, उसके बाद में यूज प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रॉम्प्ट द यूजर। ठीक है, इनपुट लेने के फर्स्ट प्रॉम्प्ट तो लिखा था ना हमने। प्रॉम्प्ट क्या था, देखो प्रॉम्प्ट ये था आपका, यहाँ पे लिखा ना एंटर द फर्स्ट वैल्यू, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम लोग। ये जो आपका लाइन पे लिखा है प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द फर्स्ट नंबर, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम लोग। जब हमें ये पूछे होते हैं कि अपनी फर्स्ट वैल्यू को एंटर करो, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट होता है। अब फोर्थ लाइन में लिखा है कि इनपुट करो। जब प्रॉम्प्ट कहेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो उसके बाद में वो पूछेगा कि इनपुट दो मुझे। इनपुट ले लिया इसका नंबर 1 का, उसके बाद में फिर प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास में कि सेकंड वैल्यू को इनपुट दो। तो फिर उसके बाद में इनपुट दिया हमने सेकंड वैल्यू का और सेकंड नंबर का। उसके बाद में थर्ड प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास में। थर्ड प्रॉम्प्ट आएगा कि थर्ड वैल्यू को एंटर करो। हमने थर्ड वैल्यू को एंटर कर दिया। अब वो पूछेगा कि हमें बताओ कि क्या करना है आपको। तो हमें यहाँ पे प्लस ऑपरेटर करना था, सम करना था, तो हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाया। उसके बाद में उनका सम कर दिया। तो उसको सम जो था हमारा, उसको प्रिंट करा लिया हमने, जिसमें हमारी तीनों वैल्यूज कैलकुलेट होके आ रही थी, सम वेरिएबल। ठीक है, जहाँ पे हमारी तीनों वैल्यूज सम कैलकुलेट होके आ रही थी। अब इसके बाद में लिखा है द मेन फंक्शन रिटर्न 0 विच इंडिकेट द सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि लास्ट में जो आपका लिखा होता है ना, क्या होता है कि हम जब एल्गोरिथम की बात करते हैं तो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ये दिखाना पड़ता है कि रिटर्न 0 है या रिटर्न 1 है आपका। रिटर्न 0 का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम जो है ना सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। और रिटर्न 1 लिखोगे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो उसके कोई ना कोई सेकंड फाइल होगी। जैसे बहुत सारे एक एग्जांपल देते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसकी कई सारी फाइल्स हैं आपके पास में, और कई सारी फाइल्सों को आप कनेक्ट करने के लिए हमको ये बताना पड़ता है कि ये फाइल अभी अधूरी है, और ये फाइल कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरी वाली फाइल पे स्विच होना पड़ेगा। कि आप लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन करने के लिए हम जब लॉग इन करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ये दिखाना पड़ता है कि हमारा जो लॉग इन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को अधूरा छोड़ते हैं। अधूरा छोड़ने के बाद हम ये कहते हैं कि आपने जो वैल्यूज दी है लॉग इन करने के लिए, यूजर नेम और पासवर्ड, उसको मैच करा के लाओ। किससे? डेटाबेस से, सर्वर से मैच करा के लाओ। तो वहां पे प्रोग्राम अधूरा होता है। तो आपका लॉगिन से तो लॉगिन हो गया, आपसे इनपुट ले लिया गया, लेकिन अब एक्चुअल में क्या होगा, वो सर्वर के पास जाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद में वापस आएगा, वापस आने के बाद में लॉगिन करेगा वो, क्योंकि उसको वैल्यू मैच हो जाएंगी तो लॉगिन करेगा, नहीं मैच होंगी तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 का मतलब ये है कि 0 का मतलब सक्सेसफुली कंप्लीशन हो चुका है, आपका प्रोग्राम जो है ना कंप्लीट है, और 1 का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है, कोई दूसरी फाइल भी एग्जिस्ट करती है। यस सर। प्रोग्राम बना लिया, वाओ, अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, प्रोग्रामिंग बना था। देखो एक्सप्रेस कैसे करते हैं एल्गोरिथम को। एक तो होता है नेचुरल लैंग्वेज, एक होता है फ्लो चार्ट, एक होता है सूडो कोड। नेचुरल लैंग्वेज जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने अभी एल्गोरिथम बना के देखी थी कि इस तरीके से एल्गोरिथम बनेगी, तो हम उसको कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, मतलब अपनी समझ के लिए हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिख लिया है, तो उसको हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। देखो दिखाते हैं, जैसे ये एक नेचुरल लैंग्वेज है जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं। उसके बाद में आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है कि ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना होता है हमें। ठीक है, ग्राफिकली और पिक्चोरियल फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, जिससे हमें पता पड़ पाता है कि ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक होता है सूडो कोड। सूडो कोड सेम ऐसे ही होता है आपका, जहाँ पे प्लेन इंग्लिश लिख के या सिंपल इंग्लिश लिख के या फिर बिल्कुल कोड के फॉर्म में लिख के आप लोग जैसे प्रोग्राम के फॉर्म में लिख के आप ये बता रहे होते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम का या फिर एल्गोरिथम का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेस करना है। जैसे हमने ये लिखा है ना पूरा, ये इस तरीके से एक क्या है, सूडो कोड है आपका। सूडो कोड का मतलब ये है कि हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए सूडो कोड लिखना पड़ता है हमें। सूडो कोड ये बताता है हमें कि ये स्टेप है, इसके बाद ये कराया जाएगा, फिर इसके बाद ये कराया जाएगा, फिर इसके बाद ये कराया जाएगा। लेकिन ये स्पेशली जो सूडो कोड होते हैं किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपका फ्लो चार्ट और सूडो कोड आपको समझ में आ गए होंगे। फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा अब आपका। अब ये बताओ एल्गोरिथम में आपकी कोई क्वेरी
या फिर कोई क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पिकअप करते हैं पहले। और सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ जिससे आपको इनकन्वीनियंट फील ना हो कि आप रिकॉर्डिंग में बोल नहीं पा रहे।